हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है, श्रेणी क्रम संयोजन एवं समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता क्यों हुई हमें? क्योंकि हमारे पास में यदि मान के चलो कई सारे संधारित्र है और हमें एक इच्छित मात्रा की धारिता वाला संधारित्र चाहिए होता है, जैसे 2 माइक्रोफेराड के हमारे पास में कई सारे संधारित्र हैं, जैसे 2 माइक्रोफेराड या 2 माइक्रोफेराड और एंड सो ऑन और किसी भी तरीके के हो सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए दूसरे धारिता वाला संधारित्र। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, संधारित्रों का संयोजन करते हैं, संधारित्रों को जोड़ते हैं। और संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। नंबर एक हमारा श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है हमारा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन यानी कि संधारित्रों को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों को भी हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम संयोजन में और श्रेणी क्रम संयोजन में। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है ये देखते हैं हम सबसे पहले। तो नंबर एक है आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? देखिए, जब प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से और तृतीय संधारित्र की दूसरी प्लेट चतुर्थ संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी हो, और इसी प्रकार यदि मान के चलो 4 या 4 से अधिक हमारे पास में और संधारित्र हो तो उनका भी संयोजन इसी प्रकार से हो, तो इसे हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास में 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं हैं C1, C2 और C3। एक संधारित्र ये है हमारा जिसकी धारिता है C1, प्रथम संधारित्र से कहेंगे। ये हमारा दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता है C2 और ये हमारा तीसरा संधारित्र है जिसकी धारिता है C3। तो इसका श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से होगा? देखिए, प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये एक संधारित्र है तो इसकी प्रथम प्लेट, तो ये प्रथम प्लेट है और ये क्या है? द्वितीय प्लेट है। ये कौन सी है? द्वितीय प्लेट है। इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट और ये द्वितीय प्लेट। तो प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये वाली प्लेट, द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी हो, द्वितीय संधारित्र की दूसरी प्लेट तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी हो, और भी इसी प्रकार से यदि और हमारे पास में ज़्यादा संधारित्र हो तो उनका भी संयोजन इसी प्रकार से हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में हमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या होता है? समान होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है। आवेश का जो मान है वो समान होता है, या आवेश के मान की जगह मैं लिखूं परिमाण क्या होता है? समान होता है। परिमाण समान होता है। क्यों होता है? जैसे देखिए, मान के चलो प्रथम प्लेट पर यदि मान के चलो हमारा +Q आवेश है, तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पे इस पर क्या होगा? -Q आवेश होगा। फिर इसके कारण इस पर क्या होगा? +Q चार्ज होगा और इस पर -Q। इसी प्रकार से इस पर +Q चार्ज और इस पर -Q चार्ज। तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण समान होता है, चाहे होता है, जबकि संधारित्र की धारिता कुछ भी हो, संधारित्र की धारिता कुछ भी हो, यानी कि संधारित्र की धारिता का मान कोई भी हो, लेकिन सभी पर आवेश का मान क्या होगा? समान होगा संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में।
अब इसकी धारिता का मान C1 है और आवेश इस पर Q है, तो माना इस पर जो विभवांतर है वो हम क्या मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं। इसको एक हम बैटरी से जोड़ देते हैं, तो ये प्लस चार्ज यानी कि प्लस सिरा हमको प्लस से जोड़ना होता है और माइनस वाला सिरा माइनस से जोड़ना होता है। तो अब प्रथम प्लेट पर विभवांतर V1 है, दूसरी प्लेट पर विभवांतर मान के चलो V2 है और तीसरी प्लेट पर विभवांतर क्या है, V3। अब क्योंकि विभवांतर का मान समान नहीं होगा, क्योंकि सब पर आवेश का मान समान है और हम जानते हैं C बराबर के क्या होता है, Q अपॉन के B है। अगर B सब पर समान हो जाएगा तो फिर सबकी धारिताएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। लेकिन इनकी धारिताएं क्या है, अलग अलग है। प्रथम इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, तो इसकी धारिता C3 है। तो हम मान रहे हैं कि इस पर प्रथम संधारित्र पे जो विभव V1 है, फिर दूसरे संधारित्र पे विभव V2 है और तृतीय संधारित्र पे विभव V3 है। इस तरह से इनके मान है। तो अब हमें इसकी तुल्य धारिता यानी कि संधारित्र कोई श्रेणी क्रम संयोजन में यदि मान के चलो 3 संधारित्र है, ये श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, इनकी धारिता है C1, C2 और C3, तो इसकी तुल्य धारिता का मान कितना होगा, यानी कि तीनों की संयुक्त रूप से जो धारिता होगी उसका मान कितना होगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से हम देखते हैं प्रथम संधारित्र पर विभव, प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना मान रहे हैं हम, V1 मान रहे हैं। तो V1 का मान कितना होगा, यहां से हम जानते हैं V बराबर की क्या हो जाएगा, यहां से Q अपॉन के C। अब प्रथम संधारित्र के लिए आवेश कितना है, आवेश का परिमाण आपका Q ही है और धारिता कितनी है, C1 है, तो V1 का मान होगा Q अपॉन के C1। इसी प्रकार V2 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी Q अपॉन के C2 और V3 की जो वैल्यू होगी V3 की वो होगी आपकी Q अपॉन के C3। अब आगे मैं लेता हूं यदि इस श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता CS हो, तब ये CS की जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी Q अपॉन के कितना, VS, जहां BS क्या है, इस परिपथ का आपका क्या है, तुल्य विभवांतर है। जहां BS बराबर के है आपका परिपथ का तुल्य विभवांतर, क्या है, तुल्य विभवांतर। BS की जगह चाहे तो आप B ही मान सकते हो, जब B, क्योंकि B1 B2 B3 माना है हमने, तो B बराबर की क्या है आपका परिपथ का तुल्य विभवांतर है। अब ये तुल्य विभवांतर का मान परिपथ का क्या होगा, इनको सबको जोड़ दो तो B का मान आ जाएगा। तो B बराबर क्या होगा, यहाँ पर B1 प्लस के B2 प्लस के B3 कितना होगा, B बराबर के B1 प्लस के B2 प्लस के B3, सबका मान रखना है हमके। अब यहां से B की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आएगी, ये आएगी आपकी Q अपॉन के CS। कितनी आएगी, Q अपॉन के CS आएगी। B की वैल्यू यहां से कितनी आई, Q अपॉन के CS, यानी कि बज्र गुना कर लिया, इसके अपन में कुछ नहीं है, बज्र गुना करा लिया हमने, तो ये BCS हो गया और CS का इधर भाग दे दिया, तो ये क्या हो गया, B बराबर के Q अपॉन के CS हो गया। अब यहाँ से हम तुल्य विभवांतर जो है वो होता है B बराबर के B1 प्लस B2 प्लस के B3। अब इसमें सबके मान रखने, पुट करने हैं मान, तो B का मान आएगा आपका Q अपॉन के CS बराबर के B1 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, Q अपॉन की C1, B2 की वैल्यू आएगी Q अपॉन C2 और B3 की वैल्यू आएगी Q अपॉन के C3। तो ये आएगा आपका Q अपॉन के C1 प्लस के Q अपॉन के C2 प्लस के Q अपॉन के C3। Q आपका कॉमन आएगा, यहाँ से Q आएगा, क्या आएगा, कॉमन आएगा, Q कॉमन आएगा और ये आएगा आपका Q अपॉन के CS बराबर के Q कॉमन आ गया और कोष्टक में बचेगा आपका 1 अपॉन के C1 प्लस के 1 अपॉन के C2 प्लस के 1 अपॉन के C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन के CS बराबर के 1 अपॉन के C1 प्लस के 1 अपॉन के C2 प्लस के 1 अपॉन के C3। तो ये 3 संधारित्र यदि मान के चलो
श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हो जिनकी धारिताएं हैं आपकी C1, C2 और C3, तो इनकी तुल्य धारिता 1 के CS, यानी कि तुल्य धारिता CS की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/CS बराबर 1/CS C1 प्लस 1/C2 प्लस के 1 के C3। यानी कि ये कह सकते हैं हम कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उन सभी संधारित्रों की व्युत्क्रम धारिताओं के योग के बराबर होता है। प्रथम संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम, द्वितीय संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम और तृतीय संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम, इन सबके योग के बराबर होता है क्या? तुल्य धारिता का व्युत्क्रम। इसी प्रकार से हम यदि इसमें ये मान के चले, ये केस ले कि भाई यदि मान के चलो, ये तो 3 के लिए हमने सॉल्व किया था, यदि 3 से ज्यादा मान के चलो n संधारित्र हमारे श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हो तो उनकी तुल्य धारिता का मान कितना होगा। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान क्या होता है? समान होता है। तो हम ये भी परिभाषा दे सकते हैं इसकी संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या होगी परिभाषा इसकी? संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो और दूसरी परिभाषा जो हम डायग्राम बनाते हैं उस हिसाब से भी दे सकते हैं कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से और द्वितीय संधारित्र की दूसरी प्लेट तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी हो और इसी प्रकार से हो, तो ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो दोनों में से आप कोई सी भी परिभाषा लिख सकते हो। यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है वो आपको मैंने बता ही दिया कि यदि प्रथम संधारित्र की प्लेट में के मध्य जो विभवांतर है वो V1 हो तो V1 की वैल्यू रखनी है आपकी, इसी प्रकार V2 की वैल्यू और इसी प्रकार से V3 की वैल्यू, और तुल्य जो विभवांतर आएगा वो आएगा आपका V बराबर V1 प्लस V2 प्लस के V3 और उनके मान रख के ये आएगा 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 के C3। अब हम ये मान रहे हैं कि यदि C1, C2, C3 एंड सो ऑन Cn धारिता वाले n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो। किसमें जुड़े हो? श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो इनकी तुल्य धारिता वही क्या मान रहे हैं? 1/CS मान रहे हैं। तो 1/CS बराबर की क्या होगी? ये 3 के लिए था, अगर इसी प्रकार से n हो तो क्या होगा? 1/CS बराबर के 1/C1 प्लस के 1/C2 प्लस के 1/C3 प्लस के एंड सो ऑन 1/CN। ये तुल्य धारिता का आपका मान होगा। दूसरी कंडीशन ये ले है आपकी, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी ये है कि यदि मान के चलो C1 बराबर के, C2 बराबर के, C3 बराबर के और Cn और इनकी सबकी धारिता का मान क्या हो? बराबर हो, यानी कि C हो, तब इसका मान क्या होगा? 1/CS बराबर के होगा, यानी कि जितने भी श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी संधारित्र जोड़ रहे हैं उनकी सबकी धारिता का मान बराबर हो, समान हो, तब तुल्य धारिता का मान क्या होगा? तब होगा आपका 1/CS बराबर के 1/C प्लस के 1/C प्लस के 1/C प्लस के 1/C। कितनी बार है? n बार, क्योंकि n संधारित्र ले रहे हैं, n बार है। तो अब यहां पर देखिए आप आगे इसमें आएगा ये आएगा आपका n बार है तो 1/CS बराबर के लघुत्तम लेंगे तो सब में आधार समान है तो C ऊपर की संख्या क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो लघुत्तम आपका C आया और आधार समान है तो ऊपर की जितनी भी संख्या है वो जुड़ जाएंगी। तो कितनी बार है? n बार है, तो n बार 1 1 1 1 है, तो कितना हो जाएगा? n हो जाएगा इसका मान। अब यहां से व्युत्क्रम कर दूं तो CS बराबर के जो आएगा वो आएगा आपका C/K n। यानी कि यदि n संधारित्र जिनकी धारिताएं C है श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हो तो उनकी तुल्य धारिता होती है CS बराबर के C/K n। ये था आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब मैं आपको एक विशेष बात और बताता हूँ संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में। जैसे मान के चलो एक कोई संधारित्र है और उसमें एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3
इसी प्रकार से मान के चलो और भी हो सकते हैं आपके कई भी परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युतांक माध्यम वाले परावैद्युत पदार्थ भरे हो तो फिर उसकी जो धारिता होती है, उसकी जो धारिता का मान होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों की धारिताओं के मान से हम निकालते हैं। यदि मान के चलो ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है और इसके बीच की मध्य की दूरी है वो स्मॉल डी है, और स्मॉल डी दूरी में यानी कि प्लेटों का क्षेत्रफल है इसका ए, और इसमें कि 3 समान भाग है। ये कितने भाग है? 3 समान भाग है। प्रथम भाग में आपके एप्सिलॉन r1, कौन सा? एप्सिलॉन r1, और दूसरे भाग में एप्सिलॉन r2, और तीसरे भाग में एप्सिलॉन r3 धारिता वाले परावैद्युत पदार्थ क्या है? भरे हुए हैं। धारिता वाले परावैद्युत पदार्थ क्या है? भरे हुए हैं। अलग अलग है, इसी वजह से इनकी धारिताओं का मान क्या है? अलग अलग है। तो ये 3 परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हैं। तो ये 3 परावैद्युत पदार्थ 3 अलग अलग संधारित्रों का कार्य करेंगे, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों को। यानी कि इसको मैं इस तरह से बना सकता हूं, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगी कि ये एक आपका अलग से संधारित्र हो गया, जिसकी प्लेटों के मध्य में परावैद्युत पदार्थ कितना? एप्सिलॉन r1 परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा है। ये एक दूसरा संधारित्र हो गया जिसकी प्लेटों के मध्य में एप्सिलॉन r2 परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हुआ है, और ये एक तीसरा संधारित्र हो गया जिसकी प्लेटों के मध्य में एप्सिलॉन r3 परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो इस प्रकार से भरा हो, इस प्रकार से भरा हो तो इसकी जो धारिता का मान है वो श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े इस प्रकार से एप्सिलॉन r1 परावैद्युतांक वाले, एप्सिलॉन r2 परावैद्युतांक वाले और एप्सिलॉन r3 परावैद्युतांक वाले संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के बराबर होगा। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर यदि इनकी मोटाई कितनी है? इसकी मोटाई है T1, इसकी मोटाई है T2 और इसकी मोटाई है T3। तो हम जानते हैं T1 बराबर के, यानी कि तीनों समान मोटाई के हैं। तीनों के कितने के? समान मोटाई के मान रहे हैं, T समान मोटाई के हैं। तो हम जानते हैं कि ये T प्लस T यानी कि 3T बराबर के क्या होगा? D होगा, और T का जो मान होगा वो कितना होगा? D/3 होगा। T की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? D/3 होगी। तो इस जो संधारित्र की जो धारिता होगी वो हम जानते हैं कितनी होगी? C बराबर के ये होती है आपके A एप्सिलॉन नॉट अपॉन के T अपॉन के एप्सिलॉन r1 प्लस T अपॉन के एप्सिलॉन r2 प्लस के T अपॉन के एप्सिलॉन r3। कितनी होगी? r3। तो यहाँ से इसके जब मान होगा ये, इसको यदि मैं सॉल्व करूँ, अलग से लेके बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर इसकी तुल्य धारिता का मान कितना होगा? यदि मान के चलो T1 मोटाई मान है, इसकी T2 मोटाई मान है और इसकी T3 मान ले, अलग अलग मान ले चलो, या मैं समान नहीं मानता, समान भी मान सकते हो आप, कैसे भी मान सकते हो। तो इसकी तुल्य धारिता का मान यानी कि T1 प्लस T2, यहाँ ये तो होगा आपका T1 प्लस की T2 प्लस की T3 बराबर के क्या है? D है। पूर्णतः भरा हुआ है, यानी कि कहीं भी हवा शेष नहीं। तो इसके जो संधारित्र की धारिता है वो C बराबर के 1 अपॉन के ये क्या होगी? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन के T1 अपॉन के एप्सिलॉन r1 प्लस के T2 अपॉन के एप्सिलॉन r2 प्लस के T3 अपॉन के एप्सिलॉन r3। इस तरह से होगी आपकी धारिता का मान। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको व्युत्क्रम कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ इसको। तो ये होगा 1 अपॉन के C बराबर के, 1 अपॉन के C बराबर के क्या होगा? ये होगा 1 अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट, और ये यदि मान के चलो इनको उल्टा करूंगा तो ये आएगा T1 अपॉन के एप्सिलॉन r1 प्लस के T2 अपॉन के एप्सिलॉन r2 प्लस T3 अपॉन के एप्सिलॉन r3, T3 अपॉन के एप्सिलॉन r3। तो ये आएगा 1 अपॉन C बराबर के, गुना करा देता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये आएगा T1 अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 प्लस T3 अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r3। इसको 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मैंने क्या किया है? अंदर गुना किया है प्रत्येक पद से। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये जो आ रहा है ये मान आपका क्या? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 अपॉन के T1, ये किसकी वैल्यू है? ये एक ऐसे संधारित्र की धारिता है, एक ऐसे संधारित्र की धारिता है जिसमें
तो ये एक ऐसे संधारित्र की धारिता का व्यंजक है जिसमें एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का जो माध्यम है, परावैद्युत पदार्थ है, वो पूर्णतः भरा हो और जिसकी प्लेटों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी हो, T1 हो। क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा संधारित्र जिसमें कि बीच की दूरी स्मॉल डी हो यानी प्लेटों के मध्य की, और इसमें एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम पूर्णतः भरा हो, तो इसकी धारिता होती है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन के स्मॉल डी। तो ये कैसे संधारित्र की धारिता हुई, जिसका परावैद्युतांक जिसमें ऐसे परावैद्युत पदार्थ भरा हो जिसका परावैद्युतांक तो कितना हो, एप्सिलॉन R1 हो, और जिसके प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो, स्मॉल t1 हो। कितनी हो, स्मॉल t1 हो। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, यदि इसको मान के चलो पहला संधारित्र माने, इसको दूसरा संधारित्र माने, इसको तीसरा संधारित्र माने, तो ये होगा आपका 1 के C बराबर के 1 के C1 प्लस के 1 के C2 प्लस के 1 के C3। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि मान के चलो कोई संधारित्र है और उसकी प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 और एप्सिलॉन R3 परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ भरे हो, तो वो क्या करेंगे, अलग अलग संधारित्र का कार्य करेंगे जो किस में जुड़े हो, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हो। तो आज के वीडियो में हमारा ये था संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे हम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। सो स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो में आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करें।